साथियों, जय भीम, नमस्कार। आज मैं बहुजन आंदोलन उसकी सच्चाई में जाना चाह रहा हूं। यह बहुत ही जरूरी है, इसको शेयर करें, दूर दूर तक फैलाएं। अगर अंधेरे से अब नहीं निकल पाएंगे तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत स्थिति और खराब होने वाली है। मैं कोई अपने हित में, नाम चमकाने में, संगठन के लिए, बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं। सच और सच सामने रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि पूरा समाज इसके ऊपर बहस करे और सोचे। बहुजन आंदोलन का सच, फिर कहा बहुजन आंदोलन का सच। अगर इस सच को आप लोगों तक पहुंचा देंगे तो एक बहुत बड़ा एहसान आपका समाज के ऊपर होगा। 80-85 की बात है, तब ये नारा या ये सोच उभरने लगी थी और 90 तक आते आते एक भारत का एक बड़ा तबका, एक बड़ा भूमि इसके प्रभाव में आ गई कि बहुजन का आंदोलन, बहुजन का सत्ता, हम देने वाले बनेंगे, हम हुक्मरान बनेंगे, ये सोच पैदा हुई। लेकिन जो कर्मचारी अधिकारी है, SC/ST का खास तौर से, वो पूरे देश में इस स्लोगन से प्रभावित हुआ कि अब तो हम देने वाले बनेंगे। और सबको अच्छा लगती है अपनी प्रशंसा या भविष्य का अगर कोई बड़ा खाता और बहुत बड़ा कोई प्राप्ति की बात करे तो सभी उसमें प्रभावित होते हैं। जैसे कि 2014 के बाद RSS और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 800 वर्ष के बाद हमारी सत्ता आई। अब सत्ता आई तो ठीक है, लेकिन इसमें भविष्य छुपा है कि 800 वर्ष के बाद हमारी सत्ता आई है तो बहुत कुछ मिलने वाला है। उसी तरीके से बहुजन आंदोलन ने बात कही कि अब ये स्वर्ग का द्वार खुलने वाला है। हालांकि हम उस स्वर्ग की बात नहीं करते, न स्वर्ग नर्क की कोई बात नहीं करते, न स्वर्ग नर्क होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा आशा, बहुत बड़ी आशा जगी, बहुत बड़ी। तो आशा में आदमी तो जिंदा है, बच्चे पैदा करता है या व्यापार करता है, नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, आशा और भविष्य के लिए ही तो करता है। अब जब इतना बड़ा सपना दिखा दिया जाए कि तुम हुक्मरान बनोगे, तुम सत्ता वाले बनोगे और जो शोषक है तुम्हारा उसका बदला लोगे, तब तो फिर बात ही क्या है। काश ऐसा हो तो मैं तो अपनी गर्दन कटा दूं। करोड़ों लोग जिंदा हैं, एक आदमी न सही, यानी कुर्बानी दे सकता हूं कि अगर ऐसा हो। लेकिन सच्चाई जानना पड़ेगा। हमने बहुजन में 85% को इकट्ठा कर दिया। 85% नारा या 85 या बहुजन की बात कहना गलत नहीं, लेकिन नेतृत्व को गलत फहमी में, भावना में, गलत विश्वास देकर के नहीं रखना चाहिए। जैसे आज रखा जा रहा है कि हिंदुओं को 800 साल के बाद हुकूमत मिली और भक्त बेचारे मस्त हैं, भक्तों की भी नौकरी छीनी जा रही है, कोरोना के टाइम में उनका भी इलाज नहीं हो रहा है, करोड़ों के हिसाब से वो भी बेरोजगार हो गए।
देखिए बस उसी आशा में, उसी भावना में है कि 800 वर्ष के बाद हिंदू का राज आया। ऐसे बहुजनों के बारे में, बहुजन आंदोलन के बारे में 16% दलित है, एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। बहुजन आंदोलन ने सबसे बड़ी बात ये कही, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, कुछ हद तक बिहार में भी, ज्यादा तो नहीं कर पाए, कुछ हद तक राजस्थान में भी, दिल्ली में भी, कि अपने अपने जाति को इकट्ठा करो। प्रजापति की जाति को कहा तुम इकट्ठा करो, खट्टिक को कहा तुम, वाल्मीकि को कहा तुम, कुर्मी को, कुशवाहा को, मौर्य को, चौहान को, कोली को, सबको कहा कि अपनी अपनी जातियों को जाकर के इकट्ठा करो, राजभरों को। और लोग जुड़ गए। ऐसी बात नहीं कि प्रभावित नहीं हुए, लेकिन उससे उनमें एक जागृति हुई कि बात सही कही जा रही है कि हमारी जितनी संख्या है उसके अनुसार हमें भागीदारी होनी चाहिए। और इस पर वो काम करना शुरू कर दिए। और फिर क्या हुआ कि आंदोलन में डेमोक्रेसी नहीं रही, जनतंत्र नहीं रहा। उन जातियों को सिखाया गया सम्मान, भागीदारी, और जातिवादी मानसिकता में जो शोषण किया जाता है, जो ऊंच नीच है, उसके खिलाफ सिखाया गया। और बात भी सच है। अब एक बार वो सीख गए तो जब संगठन में जनतंत्र न हो तब तो उन्होंने देखा कि जो हमें बताया गया वो तो यहां भी नहीं मिल रहा है। तब वो लोग अलग अलग हट गए। उत्तर प्रदेश में राजभर ने अपनी पार्टी बनाई, चौहान ने अपना बनाया, कुर्मी ने अपना बनाया, मौर्य ने अपना बनवाया, कुशवाहा ने अपना किया, पासी ने अपना बनाया, कोली ने अपना बनाया, सैनी ने अपना बनाया। सब बहुजन आंदोलन के ही निकले ज्यादातर। क्योंकि जब उनसे केवल यह कहा गया कि तो अपने जाति को इकट्ठा करो और वोट देने का काम करो, सम्मान की प्राप्ति नहीं, मंच पर बैठने का जगह नहीं उनके लिए, और टिकट उनका पक्का नहीं, संगठन में जगह नहीं, तो असंतुष्ट होकर के अपना अपना उन्होंने दल बनाया, संगठन बनाया। अब 2017 में भारतीय जनता पार्टी को जो 15-20 इस तरह के जो अच्छी संख्या वाले जातियों ने संगठन खड़ा कर दिया था, उन सबको खींच लिया अपने तरफ। दो टिकट दिया, 4 टिकट दिया, 1 टिकट दिया, 5 टिकट दे करके सबको अपने तरफ खींच करके 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ गए। एक तो यह है सच्चाई। दूसरी सच्चाई यह है कि जिस बात को लेकर के आप शुरुआत करोगे, जिस तरह का संस्कार आप पैदा करोगे, जिस तरह की बातें चीतें करोगे, वो हमारे सोच और हमारे कल्चर में हो जाएगा। मुख्य रूप से सवर्णों को गाली देना, कोई मुद्दा न लेना, कोई घोषणा पत्र न होना, कोई डिमांड न होना, कोई धरना प्रदर्शन न होना, नौकरी की बात न करना, स्कॉलरशिप की बात न करना, हॉस्टल की बात न करना, भूमिहीनों को भूमि की बात न करना, कोई बात ही नहीं है तो बात से ही काम चलेगा। जब कोई मुद्दा ही नहीं तो केवल बात से चलेगा। सवर्णों के खिलाफ बोलो और इतिहास 1000-2000 वर्ष के इतिहास को पढ़ाओ, सवर्णों के बारे में बोलो, इन्होंने हमारा शोषण किया, हमें इनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब ये कल्चर आलोचना का, गाली का और बातों का शुरू में तो सवर्णों के खिलाफ था। अब जब उसके बाद में अपने आप में ये कल्चर आ गया, दलितों के अंदर आ गया, पिछड़ों के अंदर आ गया, ज्यादातर दलितों के अंदर आ गया। अब उन्होंने अपना संगठन बनाना शुरू किया। 4 आदमी है तो 2 आदमी है तो 100 आदमी है, उन्होंने सब अपना संगठन बनाना शुरू किया। अब वही संस्कार आ गए कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना, गाली देना। एक कहता है ये सही काम नहीं कर रहा, हम मिशन चलाए, वो कहता वो नहीं कर रहा, वो कहता वो नहीं कर रहा। तो बहुजन आंदोलन का सच्चाई है। और जातियां और मजबूत हो गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति निषेध की बात की थी, जाति की खात्मा की बात की थी। 1998 में नया मैंने सोशल वर्क शुरू किया था, परिसंघ का गठन किया था। कोलालमपुर मलेशिया में
एक पहला अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन हुआ, तो मुझे भी बुलाया गया, मैं भी गया। और फूलन थी, उस समय रामविलास पासवान जी थे, काशीराम जी, सब लोग गए। काशीराम जी का भाषण मैं जानता हूँ, सुना उस समय। तो उन्होंने कहा कि मैं भारत में इतना जातिवाद खड़ा कर दूंगा, इतना कि ब्राह्मण चिल्लाने लगेगा, इतना ज्यादा जातिवाद कर दूंगा। ये हूबहू उनका सेंटेंस कर दूंगा। तो अब ये बताइए कि काशीराम जी और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा कहीं मिलती है? अगर कहीं मिलती हो तो बताएं। और जाति पर तो विशेष ध्यान दिया, जातियों का ही संगठन खड़ा किया। तो फिर से मैं कहता हूं, काशीराम जी ने कोलालमपुर में कहा कि हम जातियों का इतना ज्यादा जातिवाद भारत में कर देंगे कि ब्राह्मण ठाकुर चिल्लाने लगे। यही शब्द था। और जातिवाद हमारे अंदर घातक हो गया। जगजीवन राम जी थे, चांदराम जी थे, बूटा सिंह जी थे, लोग जातियां नहीं जानते थे। एक क्षेत्र जगजीवन राम जी को नेता मानते थे लोग कई सालों तक। लेकिन इससे जात पात भयंकर बढ़ गया। आज कर्मचारी संगठन में भी पता लगाते रहते कौन किस जाति का। किसी भी संगठन के बारे में आपको पता लगाना, अगर पता लगाना हो कि अम्बेडकरवादी है, समता मूलक समाज का संगठन हो, उस संगठन की चुप्पे से या कह करके जो कार्यकारिणी है, उस कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का नाम ले लीजिए और फिर पता लगा लीजिए जाति। 99% ये अम्बेडकरवादी, ये बहुजन वाले जो कहते हैं बहुजन, पता लगेगा कि 100% उन्हीं के जाति के लोग पदाधिकारी हैं जिस संगठन को नेतृत्व कर रहे हैं। तो कौन खतरनाक हुआ? ब्राह्मण खतरनाक हुए कि क्षत्रिय खतरनाक हुए कि वैश्य खतरनाक हुए? मैं फिर से कहता हूं कि जो भी SC/ST एसोसिएशन है या सामाजिक संगठन है या राजनीतिक नेता हैं, तो उनके जो इर्द गिर्द के हैं, जो उनके सिपा सलाहकार हैं, और SC/ST एसोसिएशन है तो उनके एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, पदाधिकारी होंगे, और जो गांव देश के संगठन होंगे उसमें भी पता लगाइए 100% उनके ही जाति के हैं। ये कई सालों से शुरू हो गया, 20 साल से, और अंदर अंदर इसका भयंकर रिएक्शन हो रहा। ऊपर से तो बहुजन समाज की बात, बहुजन आंदोलन, समता मूलक समाज, बाबा साहब की बात, अंदर अंदर से ये हमें खोखला कर चुका है। इसने हमें लगभग बर्बाद कर दिया है। हम बर्बाद अंदर से हुए। ईमानदारी से सोचना आज के बाद। तो जातिवादी कौन हुआ? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जाति निषेध की बात कर रहे थे, जाति खत्म करने की बात कर रहे थे। तो ये हालत है बहुजन आंदोलन का सच। अब दलित 15-16% है, इसमें कितने धड़े हो गए? कोई 1% का नेता, कोई 2% का नेता, कोई 5-6% का नेता हो सकता है। 100% की आबादी में इससे ज्यादा का नहीं हो सकता। तो कहां से हुक्मरान बन जाएंगे? बैकवर्ड से आपने क्या कोई एग्रीमेंट ले लिया कि बैकवर्ड आपके साथ आए? बैकवर्ड के पढ़े लिखे लोग जरूर कुछ जागरूक हुए हैं, लेकिन सारा का सारा बैकवर्ड कहां पर है? मुस्लिम समाज अपने धार्मिक दायरे के बाहर नहीं निकलता। अंत में निकलता यही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, RSS खिलाफ कौन विकल्प है उसके साथ, आपने उसको भी शामिल कर लिया। 85% शामिल कर लिया आपने, ताकि 2% 3% के जो अब के नेता आप हैं या 4% के, वो रुके रहे। तो ये है बहुजन समाज की सच्चाई, बहुजन आंदोलन की सच्चाई। और उसी ने बीजेपी को यहां तक पहुंचा दिया बड़े आराम से। उत्तर प्रदेश में रामलहर में बीजेपी हारी, और रामलहर नहीं रहा तब जीती। कारण क्या है? मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोग मशीन के माफिक हैं या घड़ी। चाबी भर दिया, अरे सोचो, चाबी भर दिया क्या बहुजन की, रात दिन लगे हुए, सोचो कि रिजल्ट कहां आया। जितने सारे अधिकार हमें मिले हैं वो सब 90 के पहले के हैं। चाहे हॉस्टल की फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन हो, जमीन, भूमिहीनों को जो जमीन मिली,
SC ST का कोटा मिला, नौकरी में आरक्षण पूरा हुआ, स्पेशल कंपोनेंट हुआ और तमाम सारे सुविधाएं। उसके बाद कुछ मिला है? क्या मिला है मुझे बता दे कोई। तो ये हालत है। तो बहुजन आंदोलन का सच यह है। मैं इतने चाहता हूं कि इसको सोचो। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझसे जुड़ो या कुछ भी करो। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर परिसंघ का धरना किसान के पक्ष में चल रहा है। किसान 4 महीने से ज्यादा के बॉर्डर पर बैठे हुए 350 लोगों की मौत हो गई। ये दलित केवल ये बातें करते हैं। 2 दिन इनको बैठने के लिए कह दिया जाए तो मुश्किल होगा। इनमें सेक्रीफाइस और बलिदान नहीं है और इनमें कुछ देने की भावना नहीं है। ये हमारे कर्मचारी अधिकारी किसानों से बहुत अमीर है, लेकिन जन्मदिन पर शादी विवाह में कार जरूर देंगे, लेकिन आंदोलन के नाम पर। अरे भाई, जो मैदानी जंग है वहां तो आप कर सकते हैं। और ज्यादातर भ्रम में है कि हम भी तो संगठन चला रहे हैं। 100 आदमी हो, 50 आदमी हो, झुग्गी झोपड़ी के स्तर पर, गांव के स्तर पर या विभाग में, उससे कुछ हल होने वाला है? उससे बल्कि फायदा मनुवाद का है कि हम बट गए। जब तक सब लोग इकट्ठा नहीं हो, हमने ऐसे ही नहीं 5 आरक्षण विरोधी आदेश वापस कराया था। पूरे देश के कर्मचारी अधिकारी लाखों की संख्या में 97, 98, 99 और 2000 में आए। और 2000 में मानवर काशीराम जी से, मानवर रामविलास पासवान जी से भी बड़ी रैली हुई। उसका दबाव था कि 3 संवैधानिक संशोधन हुए और आरक्षण हमने बचाया। हमने निजी क्षेत्र में आरक्षण की लड़ाई लड़ना शुरू किया पहले बार 2002-03 से। और जब संसद में मौका मिला तो हमने बिल पेश कर दिया निजी क्षेत्र में आरक्षण का। अभी बिल पड़ा हुआ। हमने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। हमने बहुजन लोकपाल बिल में आरक्षण कराया। 2006 में पिछड़ों को आरक्षण मिला था, उसका विरोध हो रहा था, उसका नेतृत्व हमने किया और सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए, पिछड़ों के लिए हमने याचिका फाइल करी कि इनको मिलना चाहिए। लाखों कर्मचारी अधिकारियों का डिमोशन हो, प्रमोशन हो या वैकेंसी नहीं भरी जा रही, इंडिविजुअली सभी में उनके मामलों के लिया गया। ये हमने नहीं कहा कि सत्ता आएगी तब करेंगे। अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, पत्र लिखा, जो भी कुछ कर सकते हैं किया है हमने मानवीय आधार। ये नहीं कि कर्मचारी की नौकरी चली जाए, प्रताड़ित हो रहा है, जगह भरी नहीं जा रही है, डी रिजर्वेशन हो रहा है, मुद्दे से हट करके केवल हम वैचारिक बात करें कि कुछ बात करने की जरूरत नहीं, सत्ता आएगी देने वाले बने। भाई देखो, सच्चाई धरातल पे रहो और बार्गेनिंग करनी जाती है और भागीदारी की बात की जाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन गोलमेज में या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भागीदारी की बात करी थी और वो लगभग 20 साल तक वो भागीदारी की लड़ाई लड़ते रहे, मिलता रहा। चाहे वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव कमेटी में मिनिस्टर थे, PWD के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने विदेश भेजने का, दलितों को विदेश पढ़ाने का एक डिमांड बनवाई और फिर PWD में ठेकेदारी, आरक्षण और भी श्रम कानून और बहुत सारी चीज़ें कराई। संविधान जब बन रहा था तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हुक्मरान बनेंगे, हम देने वाले बनेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है कुछ। यहाँ तो ये कहा कि हमें जरूरत ही नहीं कुछ, सब कुछ हमारा लुट जाए, संविधान खत्म हो जाए, संसद भवन गई, ये दूसरी संसद भवन बन रही है। याद रखना कि ये संविधान भी जाएगा और इसी वजह से ये बहुजन आंदोलन के भ्रम से जाएगा। यही सब खत्म कर देगा ये बहुजन आंदोलन का भ्रम। बैकवर्ड आपके साथ जुड़ रहा है क्या? अल्पसंख्यक को जबरदस्ती आपने शामिल किया। जल्दी से वही पुरानी स्थिति लाइए कि कम से कम दलित एक रहे, आदिवासी एक रहे, भागीदारी की बात हो। वाइस चांसलर हमारे होने चाहिए, जुडिशरी का अपॉइंटमेंट जो जजेज का है गलत है, उसकी लड़ाई लड़ना चाहिए। एक एक करके लड़ो, मुद्दा बनाओ। संसद की नई इमारत का नाम अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए या स्कॉलरशिप पढ़नी चाहिए और फ्री एजुकेशन होना चाहिए, निजीकरण के खिलाफ लड़ना चाहिए।
कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां बिक रही हैं, इनको रोकना चाहिए। अगर इन बातों को लेकर लड़ोगे तो आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे, फलोगे फूलोगे। लेकिन अगर इस भ्रम में रहोगे तो इतना खोया है और ये सब खो जाओगे। और जब सच्चाई पर आ जाओगे तो गाली गलौज की भाषा कम हो जाएगी, आपके अधिकारों की लड़ाई संघर्ष में आने लगोगे, मुद्दे पर आने लगोगे। अभी मुद्दे पर नहीं, न विधानसभा में लड़ाई लड़ते हैं, न लोकसभा में, न सड़क पर, न धरना, न प्रदर्शन, न कार्यकर्ता को मजबूत करना, न उसकी सहायता करना। ये जो बहुजन आंदोलन का भ्रम है, इससे निकलिए। हमें नहीं कह रहे कि बहुजन आंदोलन होना नहीं चाहिए, बहुजन समाज बनना नहीं चाहिए। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बहुजन समाज बने, बहुजन इकट्ठा हो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? आज 3% 4% लोग भी नहीं लड़ने को तैयार है। ये मैं कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, फिर से स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज किसान ही हैं जो संविधान को बचा सकते हैं, वही ताकतवर हैं। हमारी ताकत नहीं और किसी की ताकत नहीं, दलितों में भी किसी की ताकत नहीं। तो हमने क्या किया है कि हम उनके पीछे खड़े हो गए। हम अपनी बात करना बंद करके उनका समर्थन देना शुरू किए। अक्लमंदी इसी में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों से मांगा था, देश लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने अंग्रेजों से मांगा था। तो अब कोई यह कह सकता है अरे तो गलत किया। नहीं गलत किया। आज हमें सारे दलित समाज को किसान आंदोलन के साथ खड़ा होकर के इस तानाशाह सरकार को हटाना चाहिए। गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में अपना धरना चल रहा है, रोज लोग बैठेंगे। आप है हिम्मत तो आओ, घर में बैठ के बातें करते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपना संगठन छोड़ के आओ या मेरे संगठन में आओ। अरे उनके साथ आओ। वहां पर हमें लगाने में, ये टेंट लगाने में पैसा लगा, लोग बैठे हुए हैं। हमारा साथी गौतम कुमार वहां बैठा हुआ है, रात दिन बैठा हुआ, और लोग सब बैठे हुए हैं। तो आप आइए, तब पता लगेगा ना कि जब किसान 4-5 महीने से 6 महीने 8 महीने से सड़क पर बैठ सकता है, तो आप आके देखिए ना पहले आपको कि कहाँ कितने मिशनरी हैं। आप बातों की मिशनरी हैं। तो ये बहुजन आंदोलन का सच, इसको सब जगह पहुंचाइएगा। जितना ज़्यादा शेयर कर सकिएगा शेयर करिएगा। ये सच्चाई ही आपको बचा सकती है। भ्रम आपको नहीं बचा सकता। भ्रम से जितनी जल्दी निकल जाओगे बच जाओगे। जल्दी से जल्दी भ्रम से निकलो, मेरा यही कहना है। जय भीम, नमस्कार। फिर आपसे जल्दी मिलेंगे, लेकिन इसको दूर तक फैलाएं। आप भी इस पर विचार करें।